जब मैं दिल्ली आया था 1990 में, मैं हरियाणा के एक शहर से, भिवानी से दिल्ली आया था पढ़ने के लिए। मेरे ड्रीम कॉलेज में हंसराज भी एक था, पर मेरा संयुक्त से मेरा एडमिशन जाकिर हुसैन में हुआ। मेरे अंक ठीक थे, यहाँ हो सकता था, पर मैं तो नई दिल्ली स्टेशन पे उतरा, बाहर निकला, पता लगा वहीं एक कॉलेज है, वहीं एडमिशन ले लिया मैंने। तो लोगों ने कहा कि यार कैंपस बड़ा अच्छा होता है। मैंने कहा क्या फ़र्क पड़ता है, कॉलेज कॉलेज होता है, छड्डो, यही छड्डो में सिखाने आया हूँ आप लोगों को। ये ठीक है, स्टेशन से निकले वहीं कॉलेज है, मैंने घर जाना होगा तो आराम से कॉलेज से निकल जाएंगे, क्या रखा कैंपस में। पर मेरा एक दोस्त जो मेरे साथ ही आया था उसी शहर से, उसने एडमिशन हंसराज कॉलेज में लिया। मैं और वो स्कूल के डिबेटर्स थे, डिबेटिंग में हम लोग स्कूल टाइम से काफ़ी एक्टिव थे। डीयू में आए तो यहाँ भी एक्टिव रहे। डीयू में मैंने करीब 5 साल डिबेटिंग की और मेरा ख्याल है कि लगभग 300-400 डिबेट्स मैंने जीती होंगी डीयू में, कुछ हरी भी होंगी, लेकिन मैंने खूब डिबेट, वो मेरा दरअसल दाना पानी था, रोजी रोटी मेरी वही थी कॉलेज के दिनों में। घर से पैसे मैं लेता नहीं था, मिलते भी नहीं थे, लेना क्या था, मतलब ऐसी स्थिति भी नहीं थी उस समय मेरे घर में कि मिल सके। तो डिबेटिंग मेरा रोजगार था, एम्प्लॉयमेंट था मेरा, उससे काम चल जाता था आराम से। उसका भी चल जाता था, वो हंसराज से था, मैं जाकिर हुसैन से था। हम खूब डिबेट्स में मिलते थे। अक्सर ट्रॉफी या तो हम जीते थे या वो जीतता था, कोई भी जीते रूम पे ही आती थी, क्योंकि हम रूममेट्स थे, एक साथ ही रहते थे। वो मुझसे योग्यताओं के मामले में 21 था, बल्कि अगर वो 21 था तो मैं 15 ही रहा हूँगा या 12 रहा हूँगा, 22 या 21 तो नहीं रहा हूँगा, मुझसे बेहतर था योग्यताओं में। बड़ा अच्छा व्यक्ति था। ग्रेजुएशन के बाद मैंने एमए हिंदी साहित्य में एडमिशन लिया, जबकि बीए ऑनर्स हिस्ट्री में किया था मैंने। उसने तय किया कि वो कुछ और करेगा, प्रोफेशनल कोर्स करेगा, नौकरी करेगा, तो वो चला गया दिल्ली से। मैं दिल्ली में रहा। फिर मैं एमए के बाद तैयारी करने लगा यूपीएससी की। तब तक मैं यूजीसी जेआरएफ कर चुका था। पहला अटेम्प्ट दिया, प्रीलिम्स हो गया। मेंस मेरा 96 के मेंस की बात कर रहा हूँ, मेंस शुरू होने वाला था, 2 दिन रह गए थे। करीब 10 दिन पहले वो मेरे पास आया हुआ था दिल्ली में, मिलजुल के अच्छे से बात करके गया था। उन दिनों उसका एक प्रेम संबंध कहीं हमारी ही एक मित्र के साथ चल रहा था। हम सब दोस्त थे, तो उनमें से 2 लोगों का आपस में का अफेयर था। मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन मेरे मेन एग्ज़ाम से 2 दिन पहले रात को 12 बजे एक फ़ोन आया और ये बताया गया कि मेरे दोस्त ने फंदा लगा के अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। वो दिल्ली से दूर था कहीं, और जिस व्यक्ति के बारे में मेरी राय ये थी कि उतना जीवट वाला व्यक्ति कोई हो नहीं सकता, जो ज़िंदगी से हार सकता ही नहीं, जिसके होने से कई लोग हमेशा जीता हुआ महसूस करते हैं, वो चुपचाप एक बंद कमरे में ज़िंदगी से हार गया। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि ऐसा कैसे हुआ। बाद में टटोला, उसके पेरेंट्स से बात हुई, भाई से बात हुई। उन्होंने उसकी याद में एक सोशल वर्क शुरू किया ताकि किसी और बच्चे को ऐसा न करना पड़े। तो जो हल्का हल्का अनुमान हुआ वो है कि शायद कुछ ऐसा था रिलेशनशिप में जो नहीं संभल पाया था, और रिश्ता टूट ना जाए इसका दबाव बहुत ज़्यादा था, और वो दबाव झेल नहीं पाया। इस उम्र में ऐसा फेज आता है, कई बार आता है। ये एक कहानी है, हंसराज कॉलेज से ही जुड़ी है, इसलिए मैंने सोचा कि वहीं से बात शुरू करूँ। नाम जैसा कि मैंने कहा मैं नहीं बताऊंगा, तो नाम बताने का मतलब भी नहीं। और वो जिसकी मैं कहानी सुना रहा हूँ, आप लोगों के जन्म से पहले की बात है। आप तो सब 21वीं सदी वाले बच्चे होंगे ना, जेन ज़ी होंगे आप सब लोग, तो ये तो बहुत पुरानी बात है। एक दूसरी कहानी सुनाता हूँ। मैं आपको 2-3 कहानियाँ सुनाऊंगा, फिर उन सबका सार निकाल लेंगे एक साथ हम लोग। दूसरी कहानी ये है कि जब मेरा सिलेक्शन हो गया 97 में, मतलब 96 अटैम्प्ट में पहली बार में मेरा सिलेक्शन हो गया था, मैं एक्सटेंशन लेके तैयारी कर रहा था, और डीयू में मैं पढ़ा भी रहा था उस समय। तब मैं शायद डीएवी कॉलेज में था या अग्रसेन को, मैं 2 जगह पढ़ा है डीयू में, तो उनमें से किसी कॉलेज में पढ़ा रहा था उस समय में। तो उस समय एक लाइब्रेरी है कैंपस में ही, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी, आप जानते होंगे, CRL बोलते हैं, जो विवेकानंद जी की स्टैच्यू है उसके सामने ही वो लाइब्रेरी है। उस लाइब्रेरी में नीचे सब बैठ के पढ़ते हैं, और टॉप फ्लोर पे रिसर्च फ्लोर है जहाँ MPhil PhD वाले बच्चे पढ़ते हैं। मैं उस समय शायद PhD कर रहा था या MPhil खत्म हुई थी, वहीं बैठता था, पढ़ता था रोज़। कई दोस्त पढ़ते थे हम लोग वहाँ। हम सुबह 8 बजे लाइब्रेरी खुलते ही वहाँ घुसते थे, रात को 1 बजे निकलते थे लाइब्रेरी बंद होने के समय। तो वहाँ
एक छत थी, छत पे छोटी सी कैंटीन थी जहाँ हम लोग जब जब बोर होते थे दिन में 3-4 बार जाके चाय पीते थे। चाय पी ली, बिस्किट खा लिया, थोड़ी गप्पे मार ली, वो सब वहाँ करते थे। तो वहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त थे, उनमें से कई लोग अब बहुत सीनियर सिविल सर्वेंट्स हैं, कुछ लोग प्रोफेसर्स हैं DU में। 2 बच्चे थे मुझसे जूनियर, 3-4 साल जूनियर थे, बड़े प्यारे बच्चे थे। मुझे उस समय तक पढ़ाई लिखाई का शौक अच्छा खासा हो गया था, तो वो रोज़ मेरे साथ बैठते थे केवल बात करने के लिए। किसी मुद्दे पर बहस करनी है तो बहस होती थी समस्या से। फिर मुझे पता लगा कि वो दोनों रिलेशनशिप में हैं, रिश्ते में हैं, दोनों ने शादी भी कर ली। उनकी योजना DU में पढ़ाने की थी या सिविल सर्विस की भी थी, शायद पता नहीं। मेरा इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा उसके बाद रहा नहीं उनसे, क्योंकि मैं सर्विस में चला गया था। इतने जिज्ञासु बच्चे थे दोनों, इतने जिज्ञासु कि उनसे मिलकर तबीयत खुश हो जाती थी कि हर चीज़ जानने का मन करता था उनका, हर विषय पढ़ने का मन करता था। एकदम जीवन से भरे हुए बच्चे, आंखों में चमक ऐसे। फिर दोनों की शादी हुई तो मैं शादी में जा नहीं पाया, क्योंकि मेरा रिश्ता सिर्फ लाइब्रेरी में 1 घंटा गप मारने वाला था, उससे ज़्यादा था नहीं रिश्ता उनके साथ। फिर सुनता रहता था कि मैं सब बढ़िया चल रहा है, पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। इंटरकास्ट मैरिज की उन लोगों ने, खूब हंगामा हुआ, दोनों घर में तलवारें खिंच गई। किसी तरह से तलवारें संभाली गई, मैनेज हुआ, दोनों साथ रहने लगे। और फिर 3-4 साल के बाद एक दिन मैंने खबर सुनी कि उस बच्ची ने फंदा लगा के जीवन लीला समाप्त कर ली। ये बात भी दिल्ली विश्वविद्यालय की है, उस दौर के सब लोग इस कहानी को जानते हैं। मेरे ख्याल से दोनों कहानी आपके प्रिंसिपल मैडम जानती होंगी, नहीं ध्यान कर पाएंगे तो मैं उनको जैसे नाम बोलूंगा अकेले में वो तुरंत समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि ऐसा क्या हुआ होगा। तो बाद में अनुमान जो हुआ वो ये, इंटरकास्ट मैरिज, परिवार का दबाव, समाज का दबाव, आपस के दबाव, टॉक्सिक रिलेशनशिप, अंत में उस दबाव को न झेल पाना और जीवन समाप्त कर देना, ये हुआ। ये 2 घटनाएं हैं। एक तीसरी घटना ये है कि दिल्ली में आज से 25 साल पहले एक घटना घटी। आप लोग तब बस पैदा हुए होंगे, घुटनों में चल रहे होंगे, या उससे 5-7 साल पहले की बात रही होगी। ये घटना दिल्ली के सब सीनियर लोग जानते हैं, जिनकी उम्र 35-40 साल है वो सब जानते हैं इस घटना को। मोबाइल फ़ोन में वीडियो नया नया आया था उस समय। अब तो आपके हर फ़ोन में वीडियो है, अब तो सामने भी है, ताकि आप वैसा वाला मुंह बना के सेल्फी खिंचवा सके। पाउट बोलते हैं ना, मैं उसको देसी भाषा में सूअर जैसा मुंह बोलता हूँ, और वैसा ही बनता भी है, क्यूट क्यूट सा सूअर जैसा मुंह बना के लोग सेल्फी खिंचवाते हैं, उसको बोलते हैं पाउट। तब तो कैमरा फ़ोन में पहली बार आया था, तब लोग अभ्यस्त नहीं थे। अब जैसे आप लोग कितने अभ्यस्त होंगे, हम भी होने लग गए। अब हम किसी से बात करते हैं तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि उसने फ़ोन में कुछ ना कुछ ऑन कर रखा होगा, या तो आवाज़ रिकॉर्ड करेगा या वीडियो बनाएगा। तुम कितने केयरफुल होकर बोलते हैं, कितने कॉन्शियस रहते हैं। और सर्विलांस सोसाइटी की सबसे बुरी बात यह है कि हम हमेशा चौकन्ने रहते हैं, हम सहज हो ही नहीं पाते। सहज रूप से 2 लोग बात कर लें, हो ही नहीं पाता। तो मैं तो अपने ऑफिस में कई बार ऐसा करता हूं, जब हम 3-4 लोग बैठते हैं इनफॉर्मल बातचीत के लिए, हम सब अपना अपना फ़ोन कमरे के बाहर छोड़ के आ जाते हैं, फिर 2 घंटे बात करते हैं, इस भय से मुक्त होके कि कहीं कोई रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा। ये हालत है आज की। उस ज़माने में तो फ़ोन थे। मोबाइल फ़ोन आया था भारत में लगभग 1995 के आसपास पहली बार। बड़ा महंगा था, 16 रुपये प्रति मिनट इनकमिंग, 16 रुपये प्रति मिनट आउटगोइंग, ये रेट से उस समय। और फ़ोन वो थे जिनसे आप कील भी ठोक सकते हैं, वैसे वाले फ़ोन थे, बटन वाले फ़ोन थे। नोकिया एक कंपनी थी, उसके फ़ोन हुआ करते थे। उसके 4-5 साल के बाद क्या हुआ, पहली बार किसी कंपनी ने फ़ोन में कैमरा लगा दिया। ये बात उस समय के लोग नहीं समझते थे। जब भी नई तकनीक आती है उसको समझने में टाइम लगता है। जो पहले समझते हैं फ़ायदा उठा लेते हैं, जो थोड़ा लेट समझते हैं वो उसका नुकसान उठाते हैं। उस समय दिल्ली के एक प्रसिद्ध स्कूल में 11वीं-12वीं क्लास के 2 बच्चों में आपस में कोई रिलेशनशिप रही होगी। वो दोनों किसी ऐसी सिचुएशन में थे जो सिचुएशन बहुत ही प्राइवेट किस्म की थी,
बहुत निजी किस्म की थी जिसको पब्लिक नहीं कर सकते। कुछ कुछ फिजिकल रिलेशनशिप जैसा मामला था। उस दुष्ट लड़के ने लड़कों के इतिहास को कलंकित कर, लड़कों का इतिहास वैसे भी कलंकित ज़्यादा है, उसे और कलंकित करते हुए उस पूरे सिचुएशन का वीडियो बना लिया। ऐसे मामलों में दुर्भाग्य है, मैं लड़का हूं इसलिए लड़के पवित्र थोड़ा ना हो जाएंगे, लड़का है इतिहास कलंकित तो है, उसका वीडियो बना लिया और दुष्टता का चरम स्तर निभाते हुए वो वीडियो अपने एक दोस्त को शेयर कर दिया। ये कहे कि किसी और को दिखाना मत, जैसा कि होता है अफवाहों की दुनिया में। हर अफवाह एक व्यक्ति एक को ही बताता है, ये कह के किसी और को मत बताना, और अगला व्यक्ति भी अगले को यही कह के बोलता है किसी और को मत बताना, और इस तरह से पूरे शहर को खबर होती है और सबको लगता है कि सिर्फ मुझे पता है। वो वीडियो फैल गया। नए नए फ़ोन आए थे, पर वो फ़ोन कम लोगों के पास थे, कैमरे वाले फ़ोन। तो फ़ोन से कितना फैलता, ज़्यादा नहीं फैला। लेकिन उस समय दिल्ली की एक कुख्यात मार्केट हुआ करती थी, पालिका बाजार, अभी भी है, पर तब वो कुछ और कामों के लिए कुख्यात हुआ करती थी। अब तो कपड़े मिलते हैं, तब कपड़ों के साथ कई चीज़ें और मिलती थी वहाँ। जैसे गंदी फिल्मों की सीडी चाहिए हो तो वहाँ मिलती थी, ग्रे मार्केट में चोरी छिपे। इस वीडियो को सीडी में कन्वर्ट करके लोगों ने वहाँ से खरीदा, लाखों करोड़ों की संख्या में। नए नए टेलीविज़न चैनल प्राइवेट आए थे, और प्राइवेट टीवी चैनल को खबरों की भूख इतनी होती है कि वो खबर के लिए जान दे सकता है और जान ले भी सकता है किसी की। 24 घंटे इस खबर पे, इस चीज़ पर खबरें चल रही थी सारे चैनल्स में कि ये वो लड़का है जिसने ऐसा किया, ये वो लड़की है, ये वो स्कूल है, इस स्कूल की प्रिंसिपल से बात करेंगे, इससे बात करेंगे। वो जो बच्ची थी जिसकी इसमें कोई गलती नहीं थी, सिवाय इसके कि वो किसी एक लड़के से प्रेम करती थी, जो कि उस उम्र में बच्चे कर बैठते हैं, इसके लिए बहुत चिल्लपौनी मचानी चाहिए। अब बच्चों को आप हर बात पे अपराधी नहीं मान सकते। उस बच्चे की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने अपने दोस्त पे भरोसा किया, जो भरोसे के लायक था नहीं। वो नीच किस्म का व्यक्ति था जिसने उस संबंध की गरिमा को समझा नहीं। उस बच्ची के घर के बाहर 24 घंटे न्यूज़ चैनल से कैमरे खड़े रहे। घर से कोई भी निकले 50 कैमरे पीछे, आप बताइए आपकी बेटी कैसी है, आप बताइए आपकी बहन कैसी है। अंत में उस पिता ने अपनी बच्ची को इस देश से बाहर भेज दिया। उसके कुछ दिन बाद की जो खबर टीवी चैनल से नहीं दिखाई, उसके पिता ने आत्महत्या कर ली। ये तीसरा इंसिडेंस है। ये सारी खबरें सच्ची बता रहा हूं मैं, इनमें से एक भी झूठ नहीं है। झूठी कहानियों से मोटिवेशन दिया जा सकता है, मैं जानता हूं, पर जब सच्ची कहानियां हैं तो मैं झूठ क्यों बोलूं? सारी सच्ची कहानियां बता रहा हूं मैं आपको। एक चौथी कहानी जो आप में से कई लोगों की होगी। मेरा एक स्टूडेंट है, सिविल सर्वेंट है, सीनियर लेवल पे है, करीब 40 साल का है। उसने आज तक शादी नहीं की। क्या उसकी शादी करने की इच्छा नहीं थी? पूरी इच्छा थी। फिर क्यों शादी नहीं की? भाई कुछ लोग तो होते कि शादी करनी ही नहीं, कोई मिशन है, योगी जी है, मोदी जी है, ठीक है, उनका तो मिशन है, ममता जी है, उनका मिशन है। पर जिसका जीवन में ऐसा कोई मिशन नहीं है और जिसको प्रेम करने का मन भी करता हो, वो तो शादी करता है आमतौर पे। उसने शादी क्यों नहीं की जानते हैं? जब वो 25-26 की उम्र में था, जब वो मेरा विद्यार्थी भी था, एक दिन मेरे पास आके बोला कि सर एक बात करना चाहता हूँ। मुझसे मेरे स्टूडेंट्स ऐसी बातें खूब करते हैं पर्सनली आके, अब तो मैं टाइम कम दे पाता हूँ, पहले तो ये सब होता रहता था क्लास के अलावा। एकदम रोता हुआ आया, आंखों में आंसू भरे हुए बहुत सारे। अरे क्या हो गया भाई? तो फिर उसने किसी का नाम बताया कि सर वो ही मेरी स्टूडेंट थी, कि सर उसके साथ रिलेशनशिप थी, उसने धोखा दिया है मुझे। अच्छा, धोखा देने वाली कहानियाँ मुझे बहुत अपील नहीं करती। मेरा मानना है कि दोनों पक्षों की गलतियाँ होती हैं। आप केवल अपने पर्सपेक्टिव से सोच सोच के धोखा करते रहते हैं, ऐसा थोड़ा ना होता है भाई। कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता, कुछ तो वजह होगी ना। आप थोड़ा उसकी वजह, उसका भी तो, उसकी कहानी भी तो सुनिए। और मैं जब जब दोनों कहानियाँ सुनता हूँ मुझे लगता है कि मामला ग्रे है। आप किसी एक पे उंगली उठा ही नहीं सकते किसने ऐसा किया, दोनों की गलतियाँ होती हैं, ऐसा थोड़ा कि एक की होती है। बहरहाल इन भाई साहब को ऐसा लगा कि धोखा हो गया उनके साथ, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं यार, हो गया तो हो गया, तू नहीं कोई और सही, ऐसा क्या है। वो इतनी बड़ी दुनिया है,
8 अरब की आबादी अब है, उस समय भी 6-7 अरब तो थी। मैंने कहा 3.5 अरब 350 करोड़ में कोई तो होगी तुम्हारे लिए, ऐसा क्या है, कोई और देखेंगे। और वो थोड़ा ज़्यादा सेंटिमेंटल था उस समय। धीरे धीरे पता नहीं उसके मन में क्या बैठ गया, उसके मन में ये बैठा कि दुनिया की सारी लड़कियां धोखेबाज होती हैं। ऐसे मूर्खों की कमी नहीं है दुनिया में, ऐसे बहुत मूर्ख हैं। दर्शन की दुनिया में इसे अवैध सामान्यीकरण कहते हैं, इलिसिट जनरलाइजेशन। इसका मतलब बहुत छोटे सैंपल के बेस पे ये समझ लेना कि ये थियरी पूरे ब्रह्मांड पर लागू होती है। एक लड़की ने धोखा दिया, मान लीजिए धोखा दिया, धोखा इसने दिया कि उसने दिया कि किसी ने दिया, जो भी कहानी हो, एक सैंपल से ये मान लेना कि सब ऐसे होते हैं। और उसके बाद से उसने कम से कम 10 बार कोशिश की, 10 लोगों से मिला, बातचीत की शादी के लिए। डेटिंग तो क्या करेगा 40 की उम्र में, लेकिन हाँ बातचीत करके देखा कि शायद रुचियाँ मिल जाएं, स्वभाव मिल जाए तो शादी के बारे में सोचें। हर बार 3-4-5 मीटिंग के बाद वापस हट जाता है। अब तो मैंने पूछना बंद कर दिया है। जब तक मैं पूछता था, बोलता था कि सर 3-4 मीटिंग के बाद लगता है कि ये भी वैसी ही है। मैंने कहा भूल जाओ भाई, उससे भूल जाओ, बात खत्म हो गई। उसके बच्चे घूम रहे हैं आजकल स्कूल में, अब तुम कम से कम शादी तो कर लो। वो भाई साहब आज तक अकेले हैं और अब तो बाज़ार में मूल्य भी कम हो गया उनका, अब विकल्प भी ज़्यादा नहीं मिलते हैं। अब जो विकल्प मिल रहे हैं वहाँ उसकी रुचि और कम हो गई है। तो पूरी संभावना है कि वो जीवन अकेले ही गुजरेगा अब उसका। एक अंतिम एग्जाम्पल देके फिर मैं निष्कर्ष की तरफ बढ़ूंगा। मैं एक IAS ऑफिसर को जानता हूँ, 2 IPS को जानता हूँ, बहुत योग्य लोग, देश के सबसे अच्छे संस्थाओं से पढ़े हुए लोग, प्रॉपर IAS प्रॉपर IPS में नौकरी करने वाले लोग, और इन तीनों ने अपना जीवन समाप्त कर लिया नौकरी में रहते हुए। क्यों? क्योंकि नौकरी और घरेलू जो दुविधाएं थी उनको झेल नहीं पा रहे थे, ना झेल पा रहे थे, ना भूल पा रहे थे। लेट गो नहीं कर पाए तो गिव अप कर दिया। और इसलिए मुझे अक्सर लगता है कि जितनी चीज़ें हम सिखाते हैं बच्चों को, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, लिटरेचर, वो सब ठीक है, उनका भी महत्व है। शायद उससे ज़्यादा महत्व इस चीज़ का है कि ये समझें कि अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करना है। जब जीवन में ऐसा लगे कि सब खत्म हो गया है, जब जीवन में लगे कि बहुत टॉक्सिक किस्म की लाइफ हो गई है, उससे बाहर कैसे निकलें, शायद ये सबसे महत्वपूर्ण लेसन होता है जो हम सबको सीखना चाहिए। मैंने कहीं से सीखा नहीं है, ना मैंने ऐसी किताबें पढ़ी हैं। हालांकि मैंने 2 किताबें मंगवाई हैं पिछले हफ्ते, पढ़ी नहीं है अभी तक, तो मैं किताबों के बेस पे नहीं जानता कैसे सीखते हैं, लेकिन ज़िंदगी से तुम सीख सकते हैं। इन कहानियों का सबका एक ही सार है, वजह अलग अलग है। एक व्यक्ति ने इसलिए अपना जीवन समाप्त किया कि वो रिश्ता उसके हाथ से छूट रहा था। एक ने इसलिए जीवन समाप्त किया कि रिश्ता बन गया था पर समाज के दबाव, घर के दबाव मैनेज नहीं कर पाए। एक ने जिंदगी भर शादी नहीं की सिर्फ इसलिए कि वो पुरानी यादों को भूल नहीं पाया। अरे एक बार गलती हो गई तो हो गई, आगे तो संभावना जीवन में है भाई, क्यों इतना हावी रखने उसी दिमाग के ऊपर। कुछ लोग देश की सबसे अच्छी नौकरी में होकर हर पैमाने पर सफलता की हर कसौटी पर खरा उतरने के बाद जीवन नहीं बचा पाए, क्योंकि दूसरों की नज़र में आप बहुत सफल हो जाए, अपनी नज़र में शून्य हो, तो फिर जीवन कैसे बने, जीवन कैसे बचे। इन सारी कहानियों का मूल भाव एक ही है। अगर आप खुद को हैंडल नहीं कर सकते तो दुनिया को क्या हैंडल करेंगे। दुनिया को हैंडल करने से पहले खुद को हैंडल करना सीखना पड़ता है, और उसका सबसे आसान जो रामबाण उपाय है उसको बोलते हैं द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, जाने दो। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन,